मैं जानता हूं अगर एक अच्छे बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में उलझाए रखो, वो जरूर से ज्यादा समय अगर उस क्वेश्चन में लगा देगा तो वो फेल हो जाएगा। समझ सकते हैं, जब दो सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कोमा से हटाकर हम कंजंक्शन से जोड़ने का काम करते हैं, तो कंजंक्शन से जोड़ने के बाद हमेशा लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव यानी कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। आप ये जानते हैं कि डू, डज, डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो ये तो अपनी जगह से हट गया। अब हमारे सामने दो चॉइसेस बच रही हैं मेरे भाई। जब पेपर में आता है ना कोई सवाल, उस समय में ये महसूस होता है अरे यार और तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो जो चीज थी ना वही चीज पेपर में आ गई। सस्पेंड करने का रीजन क्या है? ही हैड वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए वही तीनों पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। सेंटेंस पहले से ही पास्ट परफेक्ट है डायरेक्ट स्पीच में। देखो किस्मत अच्छी है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हेल्प कहीं ना कहीं से मिल रही है, और अगर किस्मत अच्छी नहीं हो ना, बिल्कुल क्लोज इनफ ऑप्शंस में, ऐसे क्लोज इनफ ऑप्शंस में मैं बता रहा हूँ कितनी दूर तक दौड़ लो, गलती करोगे ही करोगे। नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस के इस सुदर्शन चक्र सीरीज में। इस सीरीज में हम आप सभी के लिए प्योर इमोशन यानी कि एक सटीक कंटेंट के साथ आप लोगों को लेवल अप करते जा रहे हैं। और मेरे भाई आज हमारा पार्ट 7 है। उम्मीद करूंगा आप बहुत मेहनत से और बहुत लगन से इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, आज की ये दास्तान है नरेशन के बारे में। जरा लिखे हुए इस पहले सवाल पर हम काम करते हैं। रितिका सेड टू हर फ्रेंड, डू यू प्लान टू अटेंड द पोइट्री रीडिंग सेशन टुमारो इवनिंग। देखिए बच्चों, जब भी ऐसे लिखे हुए सेंटेंस को आप देखेंगे ना एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक तरफ हमारा स्पीकर है, एक तरफ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, एक हमारी तरफ लिसनर है, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज और अंदर लिखी हुई कुछ बातचीत। मेरे बच्चों, जो ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने अगर लिखी हुई होती है प्रेजेंट में, अगर लिखी हुई होती है फ्यूचर में, तो हम अंदर लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज नहीं करते, और दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी हम चेंज नहीं करते। वो दो कैटेगरी के वर्ड्स हैं जो टाइम की जानकारी देने वाले शब्द हैं, या नियरनेस को हम जो डिस्टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है भाई। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में देखने को मिलती है, तो मेरे भाइयों हम टेंस को भी चेंज करते हैं, दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी बात हो गई। यहाँ ये चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से ये दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो आपके लिखे हुए सेंटेंस में अगर आपको सेंटेंस के आखिर में, सेंटेंस के बीच में समय को बताने वाले शब्द, या फिर जिसे हम टेंस बताने वाले शब्द, नियरनेस बताने वाले शब्द अगर ये देखने को मिले, पहले इसी चेंज को ऑब्जर्व कीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना मेरे भाई। अब आते हैं हम रिवर्स में। ठीक है ना, एक प्यारा सी चीज सिखा रहा हूं मेरे बच्चों। जब हमारे सामने सेंटेंस लेंदी हो, सेंटेंस अगर हमारे सामने बड़ा हो, तो हम लोग लगाते हैं उसके लिए एक बहुत ही प्यारा फंडा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। इसे हम कहते हैं क्या चीज? रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर, यानी कि उल्टा सोचने का एक अप्रोच। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं आरटीओ। इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरटीओ, रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर। अब रिवर्स थिंकिंग ऑर्डर के हिसाब से रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से सबसे पहले इस लिखे हुए टुमारो को हमें चेंज करना होगा, है ना मेरे भाई। तो टुमारो यहां चेंज नहीं है, कैंसिल कर दिया क्वेश्चन को। टुमारो यहां चेंज नहीं है, कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। अब टुमारो के लिए हम किस चीज में जाएंगे मेरे बच्चों? टुमारो को हम फॉलोइंग में चेंज करते हैं, तो यहाँ फॉलोइंग इवनिंग, यहाँ फॉलोइंग इवनिंग, दोनों जगह बात चल गई। अब रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हमें ये चीज समझ में आती है, ये लिखा है डू के साथ प्लान, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाओगे। पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको चाहिए कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलो हाँ। यहां पर तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, हटाओ। करेक्ट आंसर कौन सा बच गया? ठीक है। अब मेरे बच्चों, इस टेक्निक को थोड़ा थोड़ा करके ना ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन की कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चंस को कम से कम समय में बनाएं, है ना। मैं जानता हूं अगर एक अच्छे बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में उलझाए रखो, वो जरूर से ज्यादा समय अगर उस क्वेश्चन में लगा देगा तो वो फेल हो जाएगा। और अगर बच्चे का समय बचाना मैंने आज सिखा दिया, तो वो बच्चा दिल का फैन हो जाएगा भाई आज, है ना। सवाल नंबर 2 को पहले आप पढ़े, लगाए अपना दिमाग। ये लिखा हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको इसे डायरेक्ट स्पीच में लेकर जाना है। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज को ध्यान से देखते हैं। देखो, फिर से वापस आएंगे। स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, लिसनर है, इन्वर्टेड कोमास है। अब मेरे बच्चे, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ नजर आए,
तो दो बातें होती हैं, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखा हुआ मिले या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से लिखा हुआ मिले। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से लिखा हुआ हमें सेंटेंस मिलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या फिर हम वेदर का यूज करते हैं, इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट है इसको असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं। अगर इस क्वेश्चन वर्ड को हम ध्यान से देखें तो भाई इस इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर ये क्वेश्चन वर्ड ही अपने आप में कंजंक्शन बनता है, और इसके बाद लिखा हुआ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, इसके लिए हम लोगों को एसर्टिव फॉर्मेट लेकर चलना पड़ता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी आए। कुल मिलाकर इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर हम कंजंक्शन से जोड़ने का काम करते हैं तो कंजंक्शन से जोड़ने के बाद हमेशा लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव, यानी कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो ये टेक्निक आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आप बना लेंगे और मैं पूरा यकीन करता हूं आप लोग अपना टाइम बचाना सीख जाएंगे। ये आज लिखा है नहीं फर्क पड़ता, वाई अपने आप में कंजंक्शन है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हम जाएंगे तो वाई ही क्वेश्चन वर्ड एज इट इज हमें चाहिएगा, है ना मेरे भाई। यहां पर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वाई सब जगह पर लिखा है, बोलो हाँ। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर वाई के साथ यू क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। अगर हम डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो सर हम उस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सीधी बात है ना भाई। अब मेरे भाई यहां पर देखो ध्यान से, ये लिखा है हैड नॉट सबमिटेड, कौन से टेंस में लिखा है ये, आप कहेंगे गुरुजी ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है। पास्ट परफेक्ट में जाने का क्या तरीका होगा, देखो ध्यान से समझिएगा। पहली चॉइस, सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। अगर हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट को भी हम पास्ट परफेक्ट की इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अगर हमारे सामने पहले से ही पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पास्ट परफेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो सिचुएशन है ये आपको एग्जाम में भी परेशान करेगी मेरे भाई। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, हमारे सामने इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट ले जाने की तीनों संभावनाएं हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है जिसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है जो पास्ट परफेक्ट में जाए, और पास्ट परफेक्ट में लिखा ही हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में जाए। अब ये जो कंफ्यूजन एक पेपर में अगर आपके सामने है तो आप इसको कैसे एनकाउंटर करें, किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालें। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हम तीनों सेंटेंसेस के रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो हिस्सा है हमारे सामने स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमने देखा ये सेटिस्फाई कर रहा है। वाई सब जगह पर है, यहां लिखा डिडंट यू, यहां लिखा डिडंट यू, हैवंट यू। आगे हमने देखने का काम किया सबमिटेड, तो डिड के साथ सबमिटेड तो आना पूरी तरह से गलत है। आप जानते हैं डू डज डिड, आप ये जानते हैं कि डू डज डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो ये तो अपनी जगह से हट गया। अब हमारे सामने दो चॉइसेस बच रही हैं। यहां पर आप देखेंगे तो हैव के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां सबमिटेड होना चाहिए, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग ये भी गलत है, तो बचा हमारे सामने क्या है, ठीक है ना। अब आपके सामने अगर इस तरीके की कंफ्यूजन आए तो मैं आप लोगों को इस तरीके की कंफ्यूजन का सोल्यूशन आगे के क्वेश्चंस में ही बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इस कंफ्यूजन को ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। एक अच्छा सवाल है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया ही जाता है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये सोच लेते हैं अरे यार पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो ना, इससे आगे सोच ही नहीं पाते कि गड़बड़ कहाँ है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। रिया सेड टू कबीर डू यू नो दैट द एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड, ठीक है जी। अब ये किस तरीके का सेंटेंस है मेरे बच्चों, आप कहेंगे सर जी ये सेंटेंस है अपने आप में क्लोज एंडेड, यानी कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को बाद में देखेंगे, पहले डू के साथ लिखी हुई बात, यानी कि हमें कंजंक्शन इफ या वेदर चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि सब जगह पर कंजंक्शन लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसने आज लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए टोल्ड का प्रयोग हम नहीं करते, आज लिखा है आज लिखा है, ठीक है। अब मेरे बच्चा ध्यान से समझिएगा, इस डू की बात करते हैं कबीर के लिए तो इसके लिए हमें ही का यूज करना है, असर्टिव की बात हम करेंगे तो ही का यूज करना है। यहां पर डू के साथ V1 लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म की तरफ हमें जाना होगा। सेकंड फॉर्म यहां पर हमारे पास है, यहां पर पास्ट परफेक्ट गलत चला गया, सेकंड फॉर्म है। आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिखा है द एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो एग्जीबिशन सर यहाँ हैज बीन को तो हैड बीन की तरफ लेकर जाना होगा,
ये भी अपने आप में गड़बड़ है। लो जी, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो बचा हमारे सामने क्या, एक ही ऑप्शन। ठीक है, ओके। जहां जहां जो जो आपको दिक्कतें आएंगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसमें समय कैसे बताना है, वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। मीरा सेड, इफ ओनली आई हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रोड व्हेन आई हैड द चांस। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चा, क्या है कहानी भाई? कहानी ये है मेरे भाई कि अगर लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमें कोई भी कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, या फिर कोई भी हमारे सामने टाइम क्लॉज देखने को मिल जाए, ठीक है ना, कंडीशन जो कंडीशन की बात करता है और जो समय की जानकारी देने वाला सेंटेंस है सबऑर्डिनेट, तो वो टाइम क्लॉज कहलाता है। अब इसको लेकर सीधी सीधी हम 2 बातों पर फोकस करते हैं, लंबी चौड़ी बात हम नहीं करते, डिटेल में तो हम अपनी क्लासेस में ही आपको साथ मिलकर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगर लिखा हुआ कंडीशन या टाइम क्लॉज हमें प्रेजेंट में मिले तो हम इसको आराम से चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा ही हमारे सामने पास्ट में है तो हम इसको चेंज नहीं करते, ये जैसा है वैसा ही रहता है, इसको अपन चेंज ही नहीं करते। ठीक है ना जी, क्योंकि ये रिलेटिव पास्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात, ये अपने आप में किसी पर्टिकुलर मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जब मूड को ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सवाल को रिवर्स में आते हैं। आई हैड द चांस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन के साथ लिखा है, यानी कि टाइम क्लॉज है, इस हेड को अपन चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, यहां आई चेंज करेंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो शी हैड द चांस ये लिखा है यहां पर, यहां लिखा है व्हेन शी हैड द चांस लिखा है। ठीक है, यहां पर चांस वाली तो कोई बात ही नहीं है, हटाते हैं, यहां लिखा है व्हेन शी हैड द चांस। दोनों जगह, तीनों जगह ये बात तो अपनी जगह ठीक है। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इफ ओनली। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस में इफ ओनली, ठीक है ना, मैं जब भी अपने एक मतलब सिलेक्शन बैच में बच्चों को ग्रामर पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, खासकर एनडीए सीडीएस वाले बच्चों को ये लगता है कि सर इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरे भाई, जब पेपर में आता है ना कोई सवाल, उस समय में ये महसूस होता है अरे यार और तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो जो चीज थी ना वही चीज पेपर में आ गई। आप समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें ही पेपर में आपको डैमेज करती हैं। एक होता है इफ ओनली, एक होता है ओनली इफ। किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को ओनली इफ बताता है और इफ ओनली बताने की कोशिश करता है सब्जंक्टिव मूड। ठीक है ना जी, यानी कि आप जब किसी चीज के बारे में एक तरीके की हताशा बता रहे हो, एक तरीके की इमेजिनेशन बता रहे हैं, यार काश ऐसा होता। मेरी बात समझ में? ठीक ठीक है, तो इसी के लिए इसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर हम वर्ब का यूज करते हैं। अब पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, इफ ओनली के साथ हेड यहां पर जो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी किसी पास्ट के पॉइंट पर आप लोगों को पास्ट के पॉइंट पर इमेजिन करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये पास्ट सब्जेक्टिव हमारे सामने हो गया है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं? पास्ट सब्जेक्टिव की परफेक्ट फॉर्म में चला गया है। तो इफ आई हैड, यहां पर आई जो लिखा है स्पीकर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो सर ये लिखा है मीरा सेड दैट शी शुड हैव टेकन, बिल्कुल गलत हो गया सर। शी शुड हैव क्यों कहेंगे? समझ रहे? यहां पर तो फिर ये दूसरी सेंस बना रहा है कि उसे ऐसा करना चाहिए था। नॉनसेंस हो गई बातचीत, ये तो इमेजिन की बात है। अब यहां पर देखते हैं मीरा विश्ड इफ दैट। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, यहां पर अगर मैं इफ लगा रहा हूं और इसके साथ दैट कंजंक्शन अगर नहीं है तो इस इफ का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच है। वापिस देखिएगा, यहां हमने क्या समझा था, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हम इसके लिए कंजंक्शन इफ या वेदर यूज करते हैं। अब अगर मैं यहां सिर्फ इफ लिखूंगा तो समझ में क्या गए? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये तो बात है ही नहीं। और मेरे भाई इस इफ ओनली को इस विश ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे भाई सब कुछ छोड़कर हम इस इफ ओनली को उठाकर विश से कर गए, और दैट कंजंक्शन है, और यहां पर आई के लिए शी लिखा और हैड टेकन, जो भी है टेंस पाके अपने चेंज ही नहीं करना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। छोटी छोटी चीजें जो डिटेल में पढ़ाई जाती हैं सिलेक्शन बैच में, उसका बेनिफिट मिलता है। चलो मेरे बच्चों, एक सवाल नंबर 5 को भी थोड़ा सा पहले पढ़ के देखते हैं, फिर इसको बनाते हैं। ठीक है जी, आओ मेरे भाई। The injured soldier prayed to the Almighty to give him strength and courage in that moment of pain and despair। ये आपको डायरेक्ट स्पीच की तरफ लेकर जाना है। किसी जख्मी सोल्जर ने प्रार्थना की भगवान को कि उसे ताकत मिले, साहस मिले उस मोमेंट पर जिसमें वो दर्द और
उदासीनता झेल रहा है, ठीक है ना। तो द इंजर्ड सोल्जर सब जगह लिखा है, सैड सब जगह लिखा है, ओ अलमाइटी, ठीक है ना। जब हम ओ का यूज करते हैं ना, तो ओ का मतलब ही होता है जब हम किसी को प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम किसी को इन्वोक करते हैं, तो भगवान जी को प्रार्थना करने के लिए तो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना मेरे भाई। अब क्योंकि ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए टू लगाना इसके लिए वैलिड है। इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है जी। अब मेरे भाइयों यहां पर लिखा है टू गिव, तो इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव यहां पर हमारे सामने ठीक लिखा है, इंपैरेटिव यहां ठीक लिखा है। हिम किसके लिए यूज हुआ है? सोल्जर के लिए। तो सर यहां जब मी लिखा होगा तभी तो उसके लिए हम स्पीकर के अकॉर्डिंग मी को हिम में चेंज करेंगे, हिम तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है, यहां पर लिखा है गिव मी स्ट्रेंथ एंड करेज इन दैट मोमेंट, गड़बड़ हो गई। अब इस चीज को आप समझिएगा, हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है मेरे बच्चों, ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से ही हम दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में। यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो दिस को दैट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच से जब डायरेक्ट में आएंगे तो दैट को दिस में चेंज करोगे ना मेरे भाई, तो यहां पर दैट मोमेंट को दिस मोमेंट में लाएंगे, ना कि इसको दैट ही रहने देंगे, ठीक है जी। तो बढ़िया सवाल है, एक एक सवाल को दोबारा से जरूर ट्राई करना, मजा आएगा मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई अब एक बार अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद डीप रिग्रेट, ठीक है ना, गहरी रिग्रेट के साथ उसने एक्सक्लेम किया, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सामने होगा, दैट ही हैड वेस्टेड द मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ डूइंग नथिंग मीनिंगफुल, अपने कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया, अपनी जिंदगी के बेहतरीन वर्षों को उसने खराब कर दिया है। पहली बात तो समझिएगा ये हिज किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए इसने माई लाइफ यहां पर बोलना चाहिए, ठीक है भाई। माई लाइफ कहां कहां पर है आप ध्यान से देखेंगे तो माई लाइफ लगभग सभी जगह पर इंटैक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ही सेड सब जगह लिखा है। अब हमें पहले तो इंटरजेक्शन इसके लिए वो ढूंढना होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। रिग्रेट कहां से देखने को मिलेगा है जी? रिग्रेट किससे? देखो इस आह की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके का पेन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना जी, आह पेन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना जी। सस्पेंड करने का रीजन क्या है? ही हैड वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए वही तीनों पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। सेंटेंस पहले से ही पास्ट परफेक्ट है डायरेक्ट स्पीच में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। देखते हैं कहां सिचुएशन बनती है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां लिखा ओह आई रिग्रेट दैट आई वेस्टेड। अब देखो इस रिग्रेट को बताने के लिए बात तो चल सकती है, रिग्रेट को बताने के लिए बात तो चल सकती है, लेकिन मेरे भाई यहां पर इस रिग्रेट को इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओह से ही तो रिग्रेट आना चाहिए था, फिर ये क्या काम कर रहा है ना। ये भी गलत हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ओह जब भी बताया जाता है तो ओह एक तरीके के लॉस को बताने की कोशिश करता है, पेन को बताने की कोशिश करता है। रिग्रेट ज्यादा खूबसूरती से किससे बताया गया है? अल्लाह से। आई हैव डिड आई वेस्ट, सर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो बेहतर क्या आंसर हो गया? ये तो अपने आप में एक एसर्टिव स्टेटमेंट है, सवाल थोड़ी पूछा है। किसी इंसान ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल खराब कर लिए, अब वो पछतावा दिखा रहा है, यही तो कहेगा मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय खराब कर लिया। गॉट इट? ठीक है, ओके चलो भाई अब मेरे भाई सवाल नंबर 7 पर आते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल यहां लिखा है क्या? ग्लैंसिंग एट द ट्रेन स्केड्यूल, ट्रेन के स्केड्यूल को देखते हुए स्टेशन मास्टर ने मेंशन किया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट अपने आप में कंजंक्शन है। डायरेक्ट स्पीच बनाने की शुरुआत करते हैं। ग्लैंसिंग एट द ट्रेन स्केड्यूल सब जगह पर है, जैसे मेरे बच्चों आप लोगों को वॉइसेस में बताया गया ठीक उसी पैटर्न को यहां फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? आपके सामने स्पीकर, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब आप इसके अंदर कैसे
कभी भी क्वेश्चन को पूरे के पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है कि लेफ्ट टू राइट पूरा सेंटेंस पढ़ा, कभी नहीं पढ़ना मेरे भाई। करना क्या है, स्पीकर लिसनर तो आप सभी को जानते हैं सर, ये तो स्टैटिक रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। स्पीकर सब जगह, लिसनर सब जगह। रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस है पहले ऑब्जर्व करो। सर इन्वर्टेड कॉमास की जगह कंजंक्शन क्या है, ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या है वो चेंज ऑब्जर्व करो। कोई भी वर्ड जो समय को बताने वाला है वो चेंज करो। तो मेरे भैया इस मेथड को ही हम कहते हैं क्या, इसी मेथड को हम कहते हैं पैरेलल स्कैन मेथड। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, पैरेलल स्कैन मेथड। इस मेथड में हम अपसाइड डाउन पढ़ने का काम करते हैं, हर ऑप्शन को लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ते। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है मेरे बच्चे कि हर ऑप्शन को लेफ्ट टू राइट पढ़ने लगे तो आखिर में क्या पढ़ा, पहले में क्या पढ़ा, दिमाग से उतर जाएगा। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, सेड है, सेज गलत हो गया, सेड है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। लिखा है द एक्सप्रेस ट्रेन वॉज अराइविंग एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है ना। अब यहां से हम पढ़ने का काम करते हैं। द एक्सप्रेस ट्रेन, द एक्सप्रेस ट्रेन, द एक्सप्रेस ट्रेन, तीनों जगह ठीक जा रहा है। वॉज अराइविंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है। डायरेक्ट स्पीच में अगर जाओगे तो आपको क्या चाहिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना भाई। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक मेरे भाई। यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये रहा, तो यही आपका आंसर है। अब इस टेक्निक को ध्यान रखना, पैरेलल स्कैन मेथड इज अपसाइड डाउन, आपको स्कैन करना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो बेटा, अब अगला सवाल है सवाल नंबर 8। पहले आप इस पे दिमाग लगाएंगे। तो भैया आओ इस सवाल को भी पढ़ लेते हैं मेरे भाई। द गाइड सेड टू द टूरिस्ट दिस इज अ फर्स्ट टूर ऑफ द सीजन बिगिनिंग टुडे। अब देखो यहाँ आरटीओ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से टुडे को दैट डे में चेंज करना है। यहाँ टुडे स्टैटिक है, नहीं चलेगा। यहाँ दैट डे सब जगह पर है। रिवर्स में हम आते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज, और यहाँ लिखा है दिस। अब मेरे नन्हे से प्यारे से छोटे भाइयों, हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में हमें दिस को चेंज करना होता है दैट में, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, हमारे सामने कोई चीज रखी होगी और मैं उसको दिस कहूंगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको दैट में लेकर जाना होगा। लेकिन मेरे भाई यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट सब जगह लिखा है। और क्योंकि ये अपने आप में एक एब्सेंट चीज है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, एब्सेंट चीज है, तो ऐसे मामले में दिस को हम इट में भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां लिखा है इज, इज को हमने वॉज में चेंज किया। गाइड ने कहा है टूरिस्ट को, तो आर इन्हीं के लिए यूज होगा, दोनों के लिए, तो देयर की कैटेगरी में हमें जाना होगा, आर कैटेगरी से बाहर हुआ। इट वॉज देयर, आगे लिखा है फर्स्ट टूर ऑफ सीजन, यहां क्या लिखा है, फर्स्ट टूर ऑफ सीजन। अब देखो गड़बड़ कहां है मेरे भाई, टोल्ड के साथ टू, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे नन्हे से छोटे से भाइयों। सैड और टू को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाते हैं तो हम इसके लिए टोल्ड लिखते हैं, यानी कि सैड और टू को मर्ज करके आपने टोल्ड में चेंज किया, तो क्या टोल्ड के साथ टू लिखा हुआ मिलेगा, ठीक मान लोगे। आप कहोगे नहीं सर ये तो सुपरफ्लूस हो गया। अब अगर ये सुपरफ्लूस हो गया तो इसी वजह से डी ऑप्शन को हम लोगों ने बाहर किया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं भाई। साना टोल्ड राकेश दैट शी कुड नॉट ज्वाइन हिम फॉर द ट्रिप दैट मंथ बट शी वुड डेफिनेटली प्लान इट द फॉलोइंग मंथ। अब मेरे भाई यहां पर जो लिखा है द फॉलोइंग मंथ, ये किसकी वजह से चेंज होगा। आप कहेंगे सर अगर नेक्स्ट मंथ लिखा होगा तो उसे फॉलोइंग मंथ की तरफ हम लेकर जाएंगे। यहां नेक्स्ट मंथ लिखा है, नेक्स्ट मंथ लिखा है, नेक्स्ट मंथ लिखा है, फॉलोइंग मंथ, तो ये तो हमारे डिस्कशन से बाहर हो गया, है ना भाई। अब हमें देखना है साना सेड टू राकेश। सारे ऑप्शंस में अपनी जगह एज इट इज है। देखो पहला ऑप्शन तो हटा ही दे रहे हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास आ गया, ठीक है भाई। यहां पर शी आई होना चाहिए, आई सब जगह पर। कुड नॉट ज्वाइन हिम, यहां लिखा कैन नॉट ज्वाइन यू। अब मेरे भाई अगर यहां पर आप यू लिखोगे, यहां यू लिखोगे तभी तो राकेश के लिए आप यहां पर हिम की तरफ जाओगे, तो हिम तो नहीं आएगा। आई कैन नॉट ज्वाइन यू फॉर द ट्रिप। आगे पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है दैट मंथ। डायरेक्ट स्पीच में जाओगे तो दिस मंथ की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट मंथ यूं का यूं हम नहीं रखेंगे। तो एबीसी तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हुए, इसी वजह से अपन इसको यूज अब नहीं करेंगे। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसको सोल्व करके देखेंगे। अर्जुन सेड टू हिज, आप वीडियो को रोक कर आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अर्जुन सेड टू हिज टीममेट लेट अस बिगिन द प्रेजेंटेशन अर्ली टुमारो सो दैट वी हैव इनफ टाइम फॉर क्वेश्चंस। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे बच्चे यहां पर सेड और टू को हम लोगों को चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ऑप्शंस में सजेस्ट की बात कही गई है।
अब बात मजेदार ये है कि सजेस्ट या सजेस्टेड की अगर हम बात करते हैं, अगर इनके बाद लिसनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इनके बाद लिसनर है तो उससे पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। सजेस्टेड टू हिज टीममेट, सजेस्टेड टू हिज टीममेट, सजेस्टेड टू हिज टीममेट और सजेस्टेड टू हिज टीममेट सब जगह पर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट आ गया है। ठीक है ना। अर्जुन और उसके टीममेट की बात है तो इस अस को हमें दे में लेकर जाना होगा, वी का काम नहीं चल पाएगा, यहां पर वी कंफ्यूजन का ये सवाल है। जब हम सजेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम शुड लिखने का काम करते हैं, मॉडल एक्सिलरी शुड। ठीक है जी। सब जगह पर लिखा है शुड बिगिन, शुड बिगिन, शुड बिगिन अपनी जगह ओके है। द प्रेजेंटेशन सब जगह पर लिखा है, अर्ली आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ इस लिखे टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे में। यहाँ द नेक्स्ट डे है, यहाँ द नेक्स्ट डे है, यहाँ पर टुमारो लिखा है, ये भी हमारी तरफ से एलिमिनेट हुआ। दो ऑप्शंस बचते हैं बी और सी। यहाँ लिखा है सो दैट वी, सर इस वी को तो हमें दे में चेंज करना होगा, है ना। इस वी का मतलब है अर्जुन और उसके टीममेट, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारा लेना देना नहीं है मेरे भाई तो हमें इस वी को हटाना पड़ेगा। हट गया तो एक ही तो ऑप्शन बच गया, ये गया, ये भी गया और ये भी गया, तो सी फॉर चाइना इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है ना। तो भाई सी फॉर चाइना, किंग जोम बना दें आप सभी को, बिल्कुल बना दीजिए सर, आंसर करेक्ट बनना चाहिए बस है। सवाल नंबर 11 पर काम करते हैं। राहुल सेज दैट ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने सेज लिखी है, सेड का तो लेना देना नहीं रखेंगे। राहुल सेज सब जगह पर है। अब यहाँ ही किसके लिए चेंज हुआ, राहुल के लिए, है ना भाई। तो आई होना चाहिए, ही वाली चॉइस भी गलत हो गई। अब आगे लिखा है ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देखो बच्चे, जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट होती है तो अंदर के टेंस को अपन चेंज नहीं करते। तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल, दोनों के दोनों ऑप्शंस में ये सारी पैरेलल स्कैन करेंगे, सेम मिलती हैं। सर्विसेज एग्जामिनेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, अब यहां पर मेरे बच्चे द फॉलोइंग मंथ लिखा है। देखो मजेदार बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो टेंस को भी हम लोग चेंज नहीं करते, और समय बताने वाला जो भी शब्द है उसको भी हम चेंज नहीं करते। तो यहां पर हमें यूं का यूं क्या चाहिएगा, आप कहेंगे सर यहां पर हमें यूं का यूं द फॉलोइंग मंथ ही चाहिएगा। तो द फॉलोइंग मंथ किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो यहां पर इसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरनर। ठीक है ना, अजनबी जो उनके घर पर आए विदेशी लोग, उसको ये कहा उसने। ठीक है ना। तो अगर हम सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाकर वुड यू से कहानी को शुरू करते हैं तो ये सामने वाले इंसान को एक रिक्वेस्ट करने का अंदाजा हमें सिखाती है। ठीक है जी। ही रिक्वेस्टेड द फॉरनर टू टेक ऑफ हिज शूज, बात चल सकती है, लेकिन आगे हम देखते हैं ये क्या कहा। टोल्ड का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ही सेड द फॉरनर दैट, सर सेड और दैट हम तब यूज करते जब मामला असर्टिव सेंटेंस का होता है। बिफोर एंटरिंग द हाउस ही सेड दैट शूज मस्ट, सर पूरी तरह नॉनसेंस हो गया। तीन ऑप्शंस अपनी जगह करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बात बच जाती है और वो है ए फॉर एप्पल। करेक्ट है, इसको आप ध्यान से समझ के चलेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज इफ यू डू योर बेस्ट यू विल श्योरली पास, आप अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है मेरे बच्चा, पास्ट में। टोल्ड, टोल्ड कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट सही है। अब यहाँ पर ये जो दैट लिखा है मेरे बच्चों, ये दैट अपने आप में कंजंक्शन है। इस इफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इफ अपने आप में कंडीशन बताने वाली कंजंक्शन है। ठीक है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने का काम कर रही है। मेरे बच्चों यहाँ यू लिसनर के लिए यूज हुआ तो दे अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट की तरफ हमें लेकर जाना होगा, है ना। तो डिड अपनी जगह ठीक है, ये गया, डिड अपनी जगह ठीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये लिखा है डिड देयर बेस्ट, ठीक है ना। आगे यहाँ लिखा है डिड देयर बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मजाक क्या है इस सवाल के अंदर, डिड देयर बेस्ट, डिड देयर बेस्ट, डिड देयर बेस्ट। ठीक है, यू के लिए फिर से आपको दे यहां पर लिखना होगा, तो यू तो यहां पर रहेगा ही नहीं, चीटिंग कर दी भाई, है ना। दे वुड, सर वुड की तरफ हमें जाना होगा। हमने थोड़ी देर पहले क्या नियम समझा मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझने का काम किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने पास्ट में है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी कंडीशन अगर हमारे सामने लिखी हुई प्रेजेंट में है तो हम उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं मानते हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर
14 पर आते हैं मेरे भाई, है ना। चलो पहले एक बार इसको ध्यान से बनाकर देखेंगे, ठीक है ना, फिर लॉजिकली आपके साथ मिलकर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। जगदीश said we passed by a beautiful lake when we went on a trip to गोवा। सवाल की मजेदार बात क्या है, इस when को ऑब्जर्व कीजिएगा। जब किसी भी लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर when सवाल पूछने का काम करेगा तो ये हमेशा हिंदी कब से बनाकर चलता है, और इसके साथ आगे का जो लिखा हुआ ढांचा है वो इस तरीके से लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे सामने जब हम किसी सेंटेंस को ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में लेकर जाते हैं। व्हेन के साथ जब हमारे सामने कोई टाइम क्लॉज बनाकर दिया जाता है तो इसको हिंदी में हम निकालते हैं अर्थ, तो ये होता है जब, ठीक है ना। अब मजेदार बात क्या है मेरे बच्चे, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यही व्हेन अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है। जब इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लेकर जाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें दैट लिखना पड़ता है, व्हेन अपने आप में टाइम क्लॉज बनाने वाला कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ गए। तो यानी कि यहां पर जो हमारे सामने व्हेन लिखा है और किस टेंस में लिखा है, आप कहेंगे पास्ट में। यहां क्या लिखा है, पास्ट में। तो पास्ट के इन टेंसेस के साथ अगर हमें कोऑर्डिनेट करना हो तो पास्ट की कंडीशन या पास्ट के टाइम क्लॉजेस को हम लोग और ज्यादा पास्ट में नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जहां ये स्टैटिक है उसको हम देखते हैं। जगदीश सेड, आगे इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमें दैट यहां नहीं मिला, फिलहाल के लिए सस्पेंड हुआ। दैट दे सब जगह लिखा है। पास्ट, सर इस वी का मतलब है जगदीश और उनकी टीम, ठीक है ना। तो पास्ट अपनी जगह यू का यूं चाहिए, हेड पास्ट नहीं चाहिए भाई, हेड पास्ट नहीं चाहिए। तो बात कहां पर बचती है हमारे सामने, ए फॉर एप्पल के लिए, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जॉन सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू, क्या लिखा है भाई, साउथ अफ्रीका। देखो बच्चे पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड के हिसाब से हमें इंटेरोगेटिव में जाना होगा। तो सेड अपनी जगह ठीक नहीं है, जॉन आज सब जगह है, हाउ लॉन्ग सब जगह पर है, विल को आप वुड में लेकर जाएंगे लेकिन सब्जेक्ट के बाद, ये भी गलत हुआ, सब्जेक्ट पहले नहीं आया, ये भी गलत हुआ। तो यही आपके सामने आंसर करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीन को फ्रीज करके पहले पढ़ो, उसके बाद बनाओ, फिर मेरी टेक्निक के अनुसार इस चीज को वेरीफाई करो। रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से आरटीओ लगाएंगे, नेक्स्ट मंथ को रिवर्स में हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, फॉलोइंग में। तो नेक्स्ट मंथ तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है भाई। आगे हम देखने की काम करते हैं भाई, सब जगह ऑप्शंस में फॉलोइंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है आई एम गोइंग टू विजिट कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। तो कायदे से इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट एक्शन से फ्यूचर की बात कही जा रही है, होना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस, लेकिन इसने क्या किया है मेरे भाई, फ्यूचर रेफरेंस ना देकर इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ रिपोर्टिंग में पास्ट थी तो इन्फॉर्म्स क्यों आया, तो फिर सारी बातें छोड़कर हम डी फॉर दिल्ली पर करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, है ना। क्वेश्चन 17 पर काम करते हैं। ईशा टोल्ड शिवानी दैट दे डिडंट नीड टू बाई टिकट्स फॉर द मैच एज शी हैड बीन गिवन फ्री पासेस फॉर 2। ठीक है मेरे भाई। अब सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखा है टोल्ड, सब जगह पर लिखा है सेड टू और ये भी लिखा है सेड टू। यहां लिखा दे का मतलब ईशानी और शिवान, ये लिखा है ईशा और शिवानी है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर इसके लिए दे का मतलब वी करना होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो ये भी गया हमारे सामने। डिडंट हमारे सामने तब वैलिड है जब प्रेजेंट इंडेफिनेट से हम पास्ट इंडेफिनेट की तरफ जाएं। तो वी डोंट नीड टू बाई, अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है ना। अब मेरे भाई आगे हम देखते हैं फॉर द मैच एज शी हैड बीन गिवन फ्री पासेस फॉर 2। शी हैड बीन गिवन लिखा है तो हैड बीन कैसे जाएगा, प्रेजेंट की कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बात यहां पर प्रेजेंट में चली तो प्रेजेंट से हमें जाना होगा, है ना। आई किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, बताओ सोच के ध्यान से। आप कहेंगे आई यूज हुआ है किसके अकॉर्डिंग, है ना, तो आप कहेंगे ईशानी के अकॉर्डिंग। शी तो गलत हो गया, आई एम गिवन सर टेंस गलत हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट की तरफ हमें जाना है। ये शी कौन है, शी तो सर थर्ड पर्सन में तो नहीं, फर्स्ट पर्सन में हमें चेंज करना होगा, इसीलिए सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन 18 पर काम करते हैं। अमेंडा आस्क्ड मोहित हाउ शी हैड ऑफेंडेड हिज फ्रेंड, ठीक है ना। तो अमेंडा आस्क्ड भाई, अब सब जगह पर देखेंगे सेड टू लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हाउ लिखा हुआ है, हैड ऑफेंडेड पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट की तरफ हम चले जाते हैं। डिड ऑफेंड, हैव ऑफेंडेड, यहां ये तो गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, है ना। अब मेरे भाई हैव के साथ ऑफेंड लिखना भी गलत है क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट के नियम के विरुद्ध होगा।
प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं गया। अब इस सिचुएशन में आप फंस गए, जो मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? इस सिचुएशन में आप फंस गए, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझो, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है? आप कहेंगे मोहित के लिए। मोहित के लिए है तो यहाँ हिज नहीं योर होना चाहिए, तो हमारे पास इसी वजह से ये वाली बात। देखो किस्मत अच्छी है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हेल्प कहीं ना कहीं से मिल रही है, और अगर किस्मत अच्छी नहीं हो ना, बिल्कुल क्लोज इनफ ऑप्शंस में, ऐसे क्लोज इनफ ऑप्शंस में मैं बता रहा हूं कितनी दूर तक दौड़ लो, गलती करोगे ही करोगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 19 को पढ़ते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी। मैरी को ध्यान से समझिएगा। देखो इस मैरी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस मैरी का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है जी। अरे हाँ है ना। और जिस दिन आपको किसी से शादी करनी होगी तो इसका मतलब होता है MARRY। तो यहां पर लिखा है कोई भी इंसान कैसे खुश हो सकता है व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप। जब सारी चीजें फैल गई हैं, गड़बड़ हो गई है, फिर कोई इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं, हम इसका आंसर बनाते हैं मेरे भाई। यहां पर कंजंक्शन हाउ है, तो हाउ होने का मतलब कुड का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हमें इस हाउ से कहानी शुरू करनी है, तो सब्जेक्ट इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर लिखा है हमारे सामने क्या चीज, अच्छा देखो चीटिंग क्या कर दी इसने, आज के साथ टू तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं, ये भी गड़बड़ हो गई। तो लो भाई साहब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब ने ही हमारी हेल्प कर दी, ठीक है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। आप अपनी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नरेशंस के ये क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं दिया गाड़ी डूब गई भाई साहब, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। यू सेड टू मी आई शैल रीच इन टाइम फॉर द कॉन्सर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इस आई की अगर हम बात करते हैं तो यू के अकॉर्डिंग हमें यू, ये आपकी जिंदगी का पहला ऐसा सवाल होगा जिसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, वरना सामान्यतः यू को तो चेंज करते ही करते हैं, ठीक है ना। अब इस आई ने यू के अकॉर्डिंग यू को ही लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से टोल्ड सब जगह पर है, मी है, दैट कंजंक्शन सब जगह पर है, शेल रिपोर्टिंग वर्ब की अकॉर्डिंग वुड में जाएगा, तो शुड गया, शेल गया, वुड अपनी जगह ठीक काम कर रहा है ना। यहां आई लिखने की गलती हमने कर दी, तो सारी चीजों को बर्खास्त करते हुए जज साहब ने फैसला दिया है कि सी फॉर चाइना आपके लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस सेशन को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, उम्मीद करता हूं इसी तरीके के और भी सेशंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। हर एक क्लास को एक बार नहीं कम से कम 2 बार जरूर देखना, क्योंकि एक अच्छे इंसान ने यही बात हमेशा समझाई है कि जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतनी बार कुछ नया पकड़ में आएगा। हो सकता है पहली बार जल्दबाजी में हमारा आंसर सही हो जाए, लेकिन इस बात को मेरे भाई समझ के चलना, ये तुक्केबाजी है, और तुक्केबाजी से सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन केवल तब होते हैं जब आप 100% श्योर होते हैं कि मेरा आंसर ये है और इसका रीजन मुझे पता है। इसी बात के साथ मुलाकात करेंगे अगले इसी सेशन के तहत सुदर्शन सीरीज में आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस प्यार सी क्लास को। थैंक यू।